जय हिंद दोस्तों। आज 7 नवंबर 2020 है, सैटरडे का दिन है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, सुझाव देना है, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें और टेलीग्राम चैनल तो निश्चित तौर पर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं इस तरह से न्यूज़ को हाईलाइट करके प्रोवाइड कर देता हूँ आपके लिए। तो हमारे डिस्कशन सुनने से पहले एक बार ज़रूर पेपर को पढ़ लें। पेपर पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एटलीस्ट जिस पोर्शन को मैंने हाईलाइट किया, जैसे मान लो आज का ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको मैंने एक बार हाईलाइट किया, इसको भी हाईलाइट किया और साथ ही साथ इसको हाईलाइट किया। तो यानी इस न्यूज़ को जिसको मैंने हाईलाइट किया उसका डिस्कशन मैं आपके साथ करूँगा। वो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, तो उसको जा कर के टेलीग्राम चैनल पे उसको एक बार पढ़ लें और उसके बाद हमारा डिस्कशन सुने। चलो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। कल का डिस्कशन आपने ध्यान से सुना होगा, तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया था। बहुत डिटेल में तो डिस्कस नहीं किया था, लेकिन डिस्कस ज़रूर किया था। क्वेश्चन है कि करीब 1000 वर्ष पुराने तुंगनाथ मंदिर को ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिए जाने की चर्चा है। दिया नहीं गया, लेकिन दिए जाने की चर्चा है। आपको बताना है कि यह मंदिर किस राज्य में है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है पंजाब और डी है हरियाणा। सबसे पहले इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दो। वीडियो को पॉज करके उसके बाद आगे बढ़ना। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। देखो, LAC की पूर्व स्थिति में बदलाव के बिना चीन को पीछे हटना होगा। हमारे देश के CDS हैं, ये बिपिन रावत जी हैं। इनका कहना है कि जो पूर्व स्थिति है यानी मई से जो पहले की स्थिति है, उस स्थिति में जब तक चीन के सैनिक पीछे नहीं जाएंगे तब तक भारत भी पीछे नहीं हटेगा। राइट। अब देखो, यहाँ पे चीन को लेकर के कई बार हमने डिस्कस किया है, फिर कभी डिस्कस कर दूंगा, या एक स्पेशल वीडियो चीन को लेकर के मैं ज़रूर लाऊंगा। लेकिन चीन का क्या थ्योरी होता है, चीन की क्या टैक्टिक्स होती है कि जैसे मान लो चीन ने अतिक्रमण करना शुरू किया। मान लो चीन किसी के क्षेत्र में चला गया 2 किलोमीटर, राइट। मान लो चीन ने नेपाल में अतिक्रमण करना शुरू किया और नेपाल की सीमा में 2 किलोमीटर अंदर चीन चला गया। अब जो है नेपाल की सरकार बोलेगी कि नहीं, आप नेगोशिएट कीजिए, आप जो है पीछे जाइए। अब क्या होगा कि चाइना और नेपाल के बीच में नेगोशिएशन स्टार्ट होगा और चाइना क्या होगा कि 1 किलोमीटर पीछे चले जाएगी या 1.5 किलोमीटर पीछे चले जाएगी। तो चाइना अंदर की 2 किलोमीटर अंदर आई नेपाल की सीमा में और नेगोशिएशन के बाद 1 किलोमीटर पीछे जा रही है। बावजूद इसके चाइना 1 किलोमीटर का क्षेत्र उसका अधिग्रहण कर लिया। और ये चीज़ें उन्होंने भारत के साथ भी किया, चीन ने भारत के साथ भी किया है। चीन हमारा अतिक्रमण करता गया है, हम उसके साथ जो है नेगोशिएशन किए हैं। नेगोशिएशन में जितना उन्होंने अतिक्रमण किया उतना पीछे नहीं हटा, कुछ पीछे ज़रूर हटा, राइट। लेकिन जितना हमारा उन्होंने दोहन किया या जितने क्षेत्रों का उन्होंने अतिक्रमण किया उतना पीछे चीन ने नहीं हटा। तो इसलिए जनरल बिपिन रावत का कहना है कि मई में जहाँ पे थे आप वहाँ पे चले जाइए, मई से पहले जहाँ पे थे, उसके बाद ही भारत पीछे की स्थिति में जाएगा, राइट। देखो, ट्रंप ने हार मानने के दिए संकेत। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, अभी भी काउंटिंग चल रही है। अभी भी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं कि जो बाइडेन चुनाव जीत गए हैं। तो देखो, ये जो है जो बाइडेन है, जो अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, जो संभावित राष्ट्रपति हैं, और ये हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और 21 जनवरी तक अमेरिका के राष्ट्रपति यहीं रहेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिक पार्टी का उम्मीदवार है और जो बाइडेन जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो आपके लिए ये अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। अधिक इम्पॉर्टेंट है कि क्या अगर जो बाइडेन सत्ता में आते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, जो लगभग तय है कि वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो उनकी रणनीति क्या होगी, भारत को उनसे बेनिफिट क्या हो सकता है और विश्व को उनसे क्या बेनिफिट हो सकता है। 2-4 पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, बाकी कभी एडिटोरियल इस पर आएगा तो डिटेल से एनालिसिस करेंगे। देखो, पेरिस क्लाइमेट चेंज, जिसकी कल भी हमने चर्चा किया था कि UNFCCC का जो COP21 है, कन्वेंशन ऑफ पार्टी 21, जिसे हम पेरिस क्लाइमेट चेंज कहते हैं, इस पेरिस क्लाइमेट चेंज से अमेरिका बाहर निकल गया था और उस समय में ट्रंप की सरकार थी। ट्रंप को जलवायु परिवर्तन पे भरोसा नहीं है।
ट्रंप कई बार स्टेटमेंट दे चुका है कि जलवायु परिवर्तन जैसा कोई भी मुद्दा विश्व में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि पेरिस क्लाइमेट चेंज में जो बाइडेन फिर से इन करे, क्योंकि बराक ओबामा जो इन्हीं के पार्टी के राष्ट्रपति रह चुके थे, जो डेमोक्रेटिक के राष्ट्रपति रह चुके थे, वो भी क्लाइमेट चेंज पे विश्वास करते थे। उम्मीद करते हैं अमेरिका फिर से पेरिस क्लाइमेट चेंज में जुड़ेगा। ईरान न्यूक्लियर डील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान न्यूक्लियर डील जो साइन किया था वो बराक ओबामा ने किया था, जो बाइडेन के पार्टी के राष्ट्रपति थे। तो हम एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील में अमेरिका फिर से शामिल होगा। अमेरिका इससे बाहर हो गया था डोनाल्ड ट्रंप के समय में, और अमेरिका के बाहर होने से जो है एक तरह से डील जो है अव्यवस्थित हो गई थी या निष्प्रभावी हो गई थी। अमेरिका के डील से बाहर निकलने से जो है यह डील निष्प्रभावी हो गई थी। देखो, इसमें P5+1 कॉन्सेप्ट कहा जाता है इसको। जो डील है उसमें ईरान साइन किया था, और ईरान के जो अपोजिट साइन किया था वो किया था P5, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी देश प्लस 1 में जर्मनी आता है। तो 6 देश और जर्मनी ईरान के बीच में ये समझौता हुआ था। 6 देश में P5 कंट्री हैं, परमानेंट मेंबर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, प्लस 1 कंट्री जो है ये जर्मनी है। 5 परमानेंट मेंबर कौन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के? वो है रशिया, वो है चाइना, वो है आपको अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो ये 5 देश प्लस जर्मनी ने ईरान न्यूक्लियर डील पे साइन किया। इसमें सारे देश अभी भी बने हुए हैं, लेकिन इससे बाहर चला गया था अमेरिका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ईरान न्यूक्लियर डील पे भरोसा नहीं था। अब देखो, अगर ईरान न्यूक्लियर डील पे अमेरिका वापस आ जाता है तो भारत के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा वो कभी बाद में डिस्कस कर दूंगा, एक अलग टॉपिक ही है वो। लेकिन इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ईरान में जो इन्वेस्टमेंट चाइना का बढ़ रहा है, और ईरान जिस तरह से भारत को बाहर कर रहा है, चाबहार परियोजना से भी बाहर करने का प्लान है, अन्य जो है फरजात बी कोल ब्लॉक से भी इंडिया को लगभग बाहर कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में ईरान के साथ भारत का संबंध इम्प्रूव हो सकता है। भारत ईरान से तेल खरीदना प्रारंभ कर सकता है, और भारत निश्चित तौर पर अगर तेल ईरान से खरीदेगा तो ईरान की जो आर्थिक समस्या है उसका समाधान होगा, और ईरान में एक्सेस भारत का अधिक मिलेगा, और चाबहार परियोजना भी समय पे कंप्लीट हो सकता है। अब देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होगा। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका बाहर गया। WHO से अमेरिका लगभग बाहर निकल गया है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से अमेरिका बाहर निकल गया है, यूनिसेफ से अमेरिका बाहर निकल गया है। तो ऐसे कंडीशन में जब जो बाइडेन की सरकार आएगी तो उम्मीद किया जा रहा है कि जिस समय में बराक ओबामा के समय में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मजबूत था, अमेरिका सभी का सदस्य था, उस तरह से इस बार भी होगा। तो ये सब काफ़ी क्या क्या हो सकता है, थोड़ा कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा भी कई पॉइंट है कि भारत में क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा। दिल्ली में ना देखिए स्मॉग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, राइट। एक बार इसको देख सकते हैं, जो हाईलाइट पोर्शन मैंने किया है इसको पढ़ सकते हैं। जो 18 सदस्यीय समिति बनी है EPCA को समाप्त करके। EPCA को समाप्त किया क्यों किया? देखो, EPCA इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, और 1998 से लेकर 2020 तक लगभग 22 साल तक ये जो है दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम कर रहा था। ये जो है काम सफल नहीं हो पाया। 22 साल में दिल्ली के एयर पोल्यूशन को घटा नहीं पाया, बढ़ा ही, इसलिए इसको डिजॉल्व कर दिया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया है, और इसके जगह एक संस्था की स्थापना की गई है जो 18 सदस्यीय समिति है, जो दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सारे काम करेगी। तो कई बार हमने डिस्कस किया, फिर जब मैं एयर पोल्यूशन पे डिस्कस करूँगा, या मैं ऐसा करता हूँ कि एयर पोल्यूशन के लिए एक सेपरेट वीडियो लाता हूँ, क्योंकि आने वाले 6 महीनों तक प्रत्येक दिन मुझे पेपर में एयर पोल्यूशन के बारे में चर्चा मिलेगी। तो बेहतर है कि डेली चर्चा हो पेपर में, तो उससे बढ़िया है कि एक जगह मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन को लेकर के सरकार क्या क्या कर रही है, क्या क्या उसका कॉन्सेप्ट है, क्या क्या करना चाहिए, सब मैं डिस्कस कर दूंगा। एक बार इसको देख सकते हैं। देखो, जो मेन टॉपिक मुझे डिस्कस करना है ये करना, शर्जील और उमर खालिद पे चलेगा देशद्रोह का मुकदमा। कहीं से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि शर्जील पे चलेगा या उमर खालिद पे चलेगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि क्यों चल रहा है उस पर मुकदमा,
और किस लिए चल रहा है? तो मुकदमा जो चल रहा है वो चल रहा है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो विरोध किया था और NRC का जो विरोध किया था। इसको विरोध को लेकर के जो दिल्ली में विरोध किया था और कई दंगा की स्थिति हुई थी, उसको लेकर के मुकदमा चलेगा। तो आपके लिए CAA इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपके लिए NRC इम्पोर्टेंट हो जाता है, और किस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। UAPA उसे बोलते हैं, UPA, कई जगह कहा जाता है इसे UPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। इस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उपा के बारे में जानना, NRC के बारे में जानना और CAA के बारे में जानना। तो यहाँ मैं डिटेल से CAA के बारे में एनालिसिस कर दूंगा ताकि आपको एग्जैक्टली जानकारी हो। देखो मैंने कहा था बहुत पहले भी कि, और मेरा अभी भी मानना है कि आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हो, मान लो जो पेरिस में घटना हुई, आप उसका विरोध कर रहे हो, समर्थन कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आपको पूरी जानकारी होना चाहिए कि क्यों उसका विरोध कर रहे हो, क्यों समर्थन कर रहे हो। इसी तरह से CAA का जो विरोध कर रहा था उसमें 90% लोगों को CAA के एग्जैक्ट प्रोविज़न के बारे में जानकारी ही नहीं था, या CAA के जो सपोर्ट में जो मूवमेंट चल रहा था, एक तो विरोध में मूवमेंट चल रहा था, एक सपोर्ट में भी मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। तो सपोर्ट करने वाले 90% लोगों को पता ही नहीं था कि CAA का एग्जैक्ट क्या प्रोविज़न है। आप विरोध करें किसी चीज़ का, समर्थन करें, लेकिन आपको एग्जैक्ट जानकारी होना चाहिए। तो एग्जैक्ट जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो मूल एक्ट क्या है? अगर ये नागरिकता में संशोधन करता है तो मूल एक्ट क्या है? मूल एक्ट है 1955 का एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 का एक्ट जो है मूल एक्ट है। अब देखो इसमें 2 प्रावधान किया गया। सबसे पहले प्रावधान के बारे में चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि 31 दिसंबर 2014 को, 31 दिसंबर कट ऑफ डेट याद रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 31/12/2014। मोदी जी 2014 में ही सत्ता में आए थे, इसलिए इस रूप में भी आप याद रख सकते हैं। तो 31 दिसंबर यानी लास्ट डे, 2014 के लास्ट डे, उस दिन से पहले अगर कोई व्यक्ति जो अफगानिस्तान को हो, बांग्लादेश का हो और पाकिस्तान को हो, ये 3 देश याद रख लो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 31 दिसंबर 2014 से पहले इस तीनों देशों के 6 समुदाय, जिसमें हिंदू हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया और ईसाई हो गया, इन देशों से अगर भारत आया है तो उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, उसे नागरिकता दिया जाएगा। राइट, यानी 31 दिसंबर के बाद, 31 दिसंबर 2014 के बाद जो व्यक्ति भारत आया उसको नागरिकता देने की बात नहीं कही गई थी इस एक्ट में। सिर्फ उन लोगों को नागरिकता दिए जाने की बात कही गई थी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं। अब देखो नागरिकता का जो प्रोविज़न है, नॉर्मली नागरिकता का जो प्रोविज़न है, एक मुस्लिम व्यक्ति जो पाकिस्तान का है, क्या भारत की नागरिकता उसे नहीं मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अदनाम सामी को भारत की नागरिकता क्यों मिलता? राइट। तो नागरिकता अधिनियम 1955 का प्रावधान है कि अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए, विश्व के किसी भी देश के किसी भी समुदाय के लोग जिसे भारत की नागरिकता चाहिए, उसे 12 वर्ष भारत में रहना होगा। 11 वर्ष भारत में रह चुके हैं और पिछले 1 वर्ष से लगातार आप भारत में रह रहे हैं। देखो इस बात को समझो, 12 वर्ष उसे भारत में रहना होगा, 11 वर्ष पहले आप मान लीजिए रह चुके हैं और पिछले 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहे हैं, टोटल 12 वर्ष अगर भारत में आप रहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए किसी धर्म मजहब की जरूरत नहीं है, आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय, किसी भी देश का नागरिकता मिल सकता है, भारतीय नागरिकता उसे मिल सकता है, बशर्ते वो भारत में 12 वर्ष रह चुका हो। राइट। अब देखो उसकी जगह इसमें क्या किया गया, इसमें क्या किया गया कि 5+1 कर दिया गया, मतलब पिछले 5 वर्ष भारत में रह चुके हैं और पिछले 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहे हैं। तो अब 6 वर्ष को काउंट करो 2020 से, तो 2020 से अगर 6 वर्ष को काउंट करोगे तो आपको कट ऑफ डेट मिल जाएगा 2014। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि सरकार ने 2014 का डेट क्यों चूज किया, क्योंकि सरकार को 2020 से अगर नागरिकता देनी है मान लो किसी व्यक्ति को, तो ऐसे कंडीशन में 2014 से व्यक्ति अगर इंडिया में रह रहा है तो उसका 6 वर्ष कंप्लीट हो जाता है
और ये जो प्रोविज़न किया गया है 5+1, ये किया गया है इन 6 धर्मों के लोगों के लिए जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में आया है, राइट। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और यही पेज है, राइट। अब देखो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक को उपरोक्त लाभ प्रावधान करने के लिए उन्हें विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत छूट दी जाएगी, क्योंकि वर्ष 1920 का अधिनियम विदेशियों को अपने साथ पासपोर्ट रखने की बाध्यता करता है, जबकि 1946 का अधिनियम भारत को विदेशों में प्रवेश और प्रस्थान को नियंत्रित करता है। देखो, दो बातें, एक तो हो गया शरणार्थी, हम आपकी शरण में आ रहे हैं। एक हो गया घुसपैठिया, हम आपके यहाँ घुसेंगे और आपके यहाँ टेररिज्म फैलाने का काम करेंगे। तो सवाल ये हो गया कि कोई व्यक्ति शरणार्थी हो या कोई व्यक्ति टेररिज्म कर रहा हो या घुसपैठिया हो, उसकी पहचान कैसे की जाएगी? तो इसी दोनों एक्ट से विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत उसकी पहचान किया जाएगा, राइट। अवैध प्रवासियों को दिए गए नागरिकता संबंधी उपरोक्त प्रावधान 6ठी अनुसूची में जो शामिल है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, वहाँ के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, मान लो कोई व्यक्ति बांग्लादेश से जो है असम के आदिवासी क्षेत्रों में आ गया है, तो क्या उसे नागरिकता दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। हम 6ठी अनुसूची में जो शामिल क्षेत्र हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्य शामिल है उसमें, वहाँ के आदिवासी लोगों, आदिवासी के जो समूह है या आदिवासियों का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति आकर रह भी गया है तो उसे नागरिकता नहीं दिया जाएगा। अब देखो, पहला प्रोविजन तो मैंने बता दिया, नागरिकता देने का प्रोविजन है। दूसरा प्रोविजन, दूसरा अमेंडमेंट जो किया गया था सीएए में, सीएए में 2 अमेंडमेंट किया गया था। एक तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 6 समुदाय को नागरिकता देने की बात कही गई थी, तो ये सबको पता है। दूसरा प्रोविजन लोगों को पता नहीं है। दूसरा प्रोविजन किया गया था ओसीआई कार्ड धारक के लिए, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, राइट। विदेश में जो भारतीय रह रहा है उसे जो है ये ओसीआई कार्ड दिया जाता है, राइट। तो ओसीआई कार्ड के मामले में जो है इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया है? तो यदि कोई किसी के पास ओसीआई कार्ड है, राइट, यदि ओसीआई पंजीकरण में कोई धोखाधड़ी के मामला सामने आती है, यदि पंजीकरण को 5 साल में के भीतर ओसीआई कार्ड धारक को 2 साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है, यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तो ओसीआई कार्ड को इनवैलिड कराया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सेकेंड अमेंडमेंट किया गया था सीए में, ओसीआई कार्ड को किस तरह से हम इनवैलिड करा दे सके, तो ये प्रोविज़न पहले था। पहला, दूसरा और तीसरा प्रोविज़न पहले से था कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए कोई अगर उल्लंघन करता है तो हम उसकी ओसीआई कार्ड रद्द कर देंगे। अब देखो, इसमें जो चौथा प्रोविज़न किया गया है वो ऐड इस बार किया गया 2019 में। इसमें किया गया है कि इस अधिनियम में ओसीआई कार्ड धारक के पंजीकरण रद्द करने के लिए एक आधार जोड़ने की बात कही गई है, जोड़ा गया है, जिसके तहत यदि ओसीआई कार्ड धारक अधिनियम के प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कानून का उल्लंघन करता है तो केंद्र के पास ओसीआई कार्ड धारक को पंजीकरण करने का अधिकार होगा। तो यानी चौथा प्रोविजन ऐड किया गया है ओसीआई कार्ड धारक के लिए कि अगर आप केंद्र सरकार के किसी प्रोविजन का उल्लंघन करते हैं, किसी कानून का उल्लंघन कर सकते हैं, तो आपको ओसीआई कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, राइट। तो ये प्रोविज़न किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि सीएए के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सारी जानकारी हो गई होगी। बाकी इसका क्या सकारात्मक पॉइंट है, क्या नकारात्मक पॉइंट है, फिर कभी चर्चा कर दूंगा। देखो, ओसीआई कार्ड धारक क्या होता है, ओसीआई कार्ड किसको मिलता है? जैसे मान लो अभिजीत बनर्जी है, अभिजीत बनर्जी है या भट्टाचार्य है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जो अमेरिका के नागरिक हैं अभिजीत बनर्जी ही हैं, राइट। अमेरिका के नागरिक हैं, 2019 में उसे नोबेल प्राइज़ मिला है। उसके माता पिता रहते हैं आपको भारत में, अमेरिका का नागरिक वो हो चुका है, वो सिटीजनशिप अमेरिका का उसको मिल चुका है। अब देखो, उसको ओसीआई कार्ड मिला हुआ, कभी भी वो मान लो आ सकते हैं, उसको लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो कोई विदेशी आदमी अगर इंडिया आएगा तो सबसे पहले उसको इंडियन कॉन्सुलेट से वीज़ा लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन अभिजीत बनर्जी को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उसके पास ओसीआई कार्ड है। साथ ही साथ भारत में जितने समय तक चाहे वो निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं।
और साथ ही साथ जो है उसे एयरपोर्ट पे चेकिंग वगैरह में भी छूट होगी। तो ओसीआई कार्ड का ये बेनिफिट होता है, जो विदेश की नागरिकता जिसको मिल चुका है वैसे आदमी को ओसीआई कार्ड दिया जाता है। देखो भारत और इटली ने तय किया 4 वर्षों का एजेंडा, तो इसको एक बार खुद से देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता तो मैं डिस्कस कर देता। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चर्चा हुआ है वो चर्चा हुआ है कि दोनों देश के विदेश मंत्री अब प्रत्येक वर्ष मीटिंग करेंगे। भारत और इटली के जो विदेश मंत्री हैं इसकी मुलाकात प्रत्येक वर्ष की जाएगी, राइट। OROP के तहत पूर्व सैनिकों के खाते में 42,000 रुपये गया। 1 रैंक 1 पेंशन, यानी किसी रैंक पे, मान ले आप सेना में कर्नल हैं, एक व्यक्ति 1980 में अगर रिटायर करता है और एक व्यक्ति 2019 में रिटायर करता है, तो 1980 में रिटायर करने वाले व्यक्ति को जो है 2019 में अगर मान लो कोई व्यक्ति रिटायर कर रहा है, तो जो करेंट नियम है, किसी रैंक पे रिटायर करने वाले व्यक्ति का जो करेंट ईयर है उस ईयर में जितना उसको पेंशन देना चाहिए उसी के अनुसार टोटल को पेंशन मिलना चाहिए। मतलब कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति 1980 में रिटायर किया और एक व्यक्ति 2020 में रिटायर किया, तो 2020 में अगर रिटायर करने पे आपको पेंशन मिल रहा है, कर्नल को पेंशन मिल रहा है मान लो 1 लाख रुपये, तो 1980 में जो रिटायर किया है उसको भी पेंशन 1 लाख रुपये ही मिलना चाहिए। इसलिए इसे नाम दिया गया है 1 रैंक 1 पेंशन। इसको लागू किया गया था 15 में लागू किया गया था। तो इसमें 42,000 करोड़ रुपए का सरकार को खर्च हुआ, अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है। और इससे संबंधित जो है मैंने कुछ डाटा अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया, देख लेना एक बार। देखो करतारपुर पे कल भी हमने डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये समझ लो कि हुआ क्या है। करतारपुर जो है मान लो जो कॉरिडोर है या करतारपुर जो गुरुद्वारा साहिब है, उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी अब सिख समुदाय से लेकर अन्य समुदाय पाकिस्तान सरकार खुद रखना चाहती है। अब देखो सवाल क्या है, पाकिस्तान सरकार क्या है, मुस्लिम है। सिख जो गुरुद्वारा है इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी अगर मुस्लिम के हाथों में चली जाएगी, अब इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो, राइट। जामा मस्जिद के जो प्रबंधन की जिम्मेदारी है क्या भारत सरकार खुद ले सकती है? क्या जामा मस्जिद के प्रबंधन की जिम्मेदारी क्या भारत सरकार खुद ले सकती है? नहीं। क्या जामा मस्जिद के प्रबंधन की जिम्मेदारी क्या किसी हिंदू कम्युनिटी को दिया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, राइट। तो हम जामा मस्जिद के प्रबंधन की जिम्मेदारी भारत सरकार नहीं लेती है, ना ही जामा मस्जिद के प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है कोई हिंदू कम्युनिटी करता है, बल्कि वहीं के मुस्लिम साहब हैं, कोई इमाम साहब हैं, वो जामा मस्जिद के प्रबंधन की जिम्मेदारी उसी के पास। तो सवाल ये होता है कि करतारपुर साहिब का जो पाकिस्तान में स्थित है उसकी जिम्मेदारी किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्यों मिल रहा है, या वहाँ के मुस्लिम समुदाय क्यों इसकी जिम्मेदारी लेगा, जबकि इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए सिख समुदाय को, राइट। तो इसी को लेकर के जो पाकिस्तान करने वाला है, वहाँ के प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है सरकार सौंपने वाली है, सरकार लेने वाली है। तो इसको लेकर के भारत ने आपत्ति दर्ज किया। देखो संपत्तियों को आधार से जोड़ने पे काला धन पे लगेगी लगाम, तो एक बार इसको खुद से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। देखो वर्चुअल बैठक में सोमवार को मुखातिब होंगे मोदी चिनफिंग नाम है, मैं गलत पढ़ता था हमेशा। तो ये बैठक किसकी होने वाली है? बैठक होने वाली है एससीओ की, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसकी अध्यक्षता रसिया कर रहा है इस बार। अब देखो एससीओ क्या है? एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है, राइट, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एक यूरेशियाई राजनीतिक आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। यूरेशियाई 2 वर्ड से मिला हुआ है, यूरोप और एशियाई, यानी इसमें यूरोप के भी देश हैं और एशिया के देश भी शामिल हैं।
इसकी प्रारंभ जो शुरुआत हुई है थी 1995 में हुई थी, 1995 में, सॉरी 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस समय में इसका नाम था संघाई 5। संघाई 5 के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें 5 देश थे, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, राइट। अब क्या हुआ कि 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें जुट गया। तो 5 देश याद रख लेना जो इसके फाउंडर मेंबर थे, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान 2001 में इसमें जुटा और उसके बाद इसका नाम पड़ गया संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, SCO। तो SCO नाम पड़ा है कब से? 2001 से। अब देखो SCO का चार्टर 2002 में हस्ताक्षर किया गया और ये 2003 में लागू हुआ है। 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य बन गए। फाइनली इंडिया और पाकिस्तान इसके सदस्य बन गए 2017 में। रूसी और चीनी SCO की आधिकारिक भाषा है और वर्तमान के देशों में अगर देखो तो कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान 2001 में जुड़ा है, भारत और पाकिस्तान 2017 में इसमें जुड़ा है। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया SCO के पर्यवेक्षक कंट्री हैं। अब देखो SCO की संरचना क्या है, तो एक तो राष्ट्र प्रमुखों की परिषद है। नेशन हेड की जो मीटिंग है, परिषद जो है नेशन के हेड की, उसी की मीटिंग यहाँ पे होने वाली है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग जो है वो जुड़ेंगे। दूसरा है शासन प्रमुखों का परिषद। तीसरा है विदेश मंत्रियों का परिषद, जिसमें इस देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो आपस में मिलकर बातचीत करते हैं, वार्ता करते हैं, जिसकी मीटिंग कुछ माह पहले हुई थी। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रख लेना, रेड्स इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। रेड्स का फुल फॉर्म है क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, राइट। तो रेड्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में रेड्स का हेडक्वार्टर है, जो SCO का ही एक पार्ट है। और साथ ही साथ संघाई सहयोग संगठन सचिवालय जो चाइना में पड़ता है। तो ये संघाई सहयोग संगठन की संरचना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कौन कौन से देश इसमें शामिल है वो याद रख लेना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो याद रख लेना, 2020 के मीटिंग की अध्यक्षता कौन कर रहा है, रशिया कर रहा है, ये याद रख लेना। और जो उसके बॉडी हैं SCO के, खास करके रेड्स, RATS, रेड्स के बारे में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए इसको याद रख लेना। देखो यशोवर्धन सिन्हा आज CIC पद की शपथ लेंगे। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, CIC केंद्रीय सूचना आयोग, राइट। इसकी स्थापना सूचना अधिनियम एक्ट जो 2005 है उसके अनुसार इसकी स्थापना किया गया है। तो एक जो है केंद्रीय सूचना आयोग होगा जो केंद्र में लीड करेगा, और दूसरा जो है राज्य सूचना आयोग होगा जो राज्य में लीड करेगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तहत आता है, DOPT के तहत ये आता है, राइट। इस मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जो मंत्रालय है उसके तहत ये आता है। अब देखो केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा प्लस मैक्सिमम 10 सूचना आयुक्त हो सकता है। तो मैक्सिमम 10 का मतलब 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, राइट। लेकिन एक सूचना आयुक्त जो होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन CIC, राइट। एक केंद्रीय सूचना आयोग होगा, एक सेकंड में देख लेता हूँ। ओके, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। तो एक जो है मुख्य सूचना आयुक्त होगा उसमें, राइट। और मैक्सिमम 10 सूचना आयुक्त हो सकता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में जो आज बन रहे हैं उसका नाम याद रख लेना, यशवर्धन सिन्हा है, सिंह में लिखा हूँ, यशवर्धन सिन्हा है जो CIC के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं। अब इसकी जो सिफारिश करता है, इसकी जो मान लो कौन व्यक्ति CIC बनना चाहिए उसकी सिफारिश करता है प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक समिति के द्वारा किया जाता है, जिसमें PM उसको लीड करते हैं उस समिति को, प्लस लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, प्लस एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर मनोनीत करता है। तो ये तीनों ही लोग मिल करके डिसाइड करते हैं कि भारत के CIC कौन बनना चाहिए। इसका बेसिकली काम क्या है, इसमें मुख्य रूप से सूचना आवेदक दाखिल करने में असमर्थता आदि तथ्यों पर आधारित शिकायतों की प्राप्त करना, उसकी जांच करना, सूचना प्राप्त
प्रदान करने के लिए पुनः अपील करना, न्याय निर्णय करना। बेसिकली ये समझो कि आरटीआई एक्ट अगर किस रूप से लागू हो, इसके लिए नियम बनाना, कानून बनाना सारा का सारा जिम्मेदारी होता है सीआईसी की, राइट। राइट टू इन्फॉर्मेशन किस तरह से लागू हो, किस तरह से इम्प्लीमेंट हो, अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई शिकायत आ रही है तो उसका निवारण करने का काम होता है इसी का। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है जो पीठ ने कहा है, पीठ ने यानी सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि सहायक सचिव को समझना चाहिए कि अदालत से संपर्क रहना संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किसी का भी मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। मुझे अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है तो मैं बोलूँगा आर्टिकल 32, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का कोट है। अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए संविधान की आत्मा क्या है क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो आप कहिए प्रस्तावना। लेकिन ये पूछा जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है तो वो बोलिए आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में मैं एक स्पेशल वीडियो ला रहा हूँ, मैं उसका पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, जल्द मैं कोशिश करूँगा कल उसको अपलोड कर देने का। देखो इस टॉपिक पे स्पेशल वीडियो मैंने बना दिया, फ्रांस को लेकर के डिस्प्यूट है, उसी को लेकर के चर्चा है, तो देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के नेता के द्वारा लिखा गया एडिटोरियल है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ फैक्ट की चर्चा की गई, खुद से पढ़ सकते हैं। देश में जो आर्थिक असमानता है उसको लेकर के कुछ फैक्ट दिया गया है, उसको पढ़ सकते हैं। देखो कांग्रेस के नेता अगर होगा सरकार की आलोचना ही करेगा, बीजेपी के नेता होगा सरकार का जो है समर्थन ही करेगा। आपको इन दोनों से अलग सोचने की ज़रूरत है। आपको कुछ चीज़ों की, आपको सकारात्मक संदर्भ आपको पता होना चाहिए और कुछ चीज़ों के आपको नकारात्मक संदर्भ पता होना चाहिए, तभी जाकर के एक कॉन्क्रीट आपका आंसर हो सकता है, राइट। पॉजिटिव पॉइंट जानो 5-6, नेगेटिव पॉइंट 5-6 जानो, तब जाकर के कॉन्क्रीट डिसीजन पे आप पहुंच सकते हैं। देखो कश्मीर में बदलाव और विकास की बयार, इसको भी मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूँ। कश्मीर में पिछले 1 वर्ष में क्या रिफॉर्म्स हुआ है, तो 1 वर्ष में क्या रिफॉर्म्स में थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद इस एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ, 2-3 पॉइंट लिखा हुआ, उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो पहला कि वाल्मीकि समुदाय जो 1950 के दशक से रह रहे थे कश्मीर में, उसको कश्मीर की नागरिकता नहीं मिली थी, राइट। गोरखा समुदाय और पाकिस्तान से जो लौटे हुए शरणार्थी थे जो 1950 से पाकिस्तान में रह रहे थे, तो 70 वर्ष से इन लोगों को नागरिकता कश्मीर की नहीं मिली थी, जिसको 1 वर्ष में नागरिकता दिया गया है। दूसरा है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। कश्मीर की महिला किसी अन्य राज्य में अगर शादी कर लेता था तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती थी, तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि कश्मीर की नागरिकता को समाप्त कर दिया गया। अब कश्मीर की नागरिकता नहीं होगा, वो भारत का नागरिक होगा, राइट। सत्ता का विकेंद्रीकरण मजबूत हो रहा है। 13 वर्ष के बाद पहली बार स्थानीय निकाय का जो चुनाव हुआ है वो 13 वर्ष के बाद संपन्न हुआ है। तो इससे क्या होगा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, लोकल गवर्नमेंट मजबूत होगा। 1000 मेगावाट के पाकल दुल, चिनाब नदी पे एक परियोजना बन रहा है जिसका नाम है पाकल दुल, नाम याद रख लेना। और कीरू परियोजना बन रहा है, ये भी चिनाब नदी पे बन रहा है। 624 मेगावाट का कीरू परियोजना है। पाकल दुल 1000 मेगावाट का है। कीरू परियोजना रन फॉर रिवर परियोजना है, राइट। तो इसका निर्माण शुरू हो गया। फरवरी 2020 से पूरे लद्दाख में 24 घंटे बिजली मिल रही है। पर्यटन व्यवस्था साल भर चल रही है। सोपा रिगवा लद्दाख की स्थानीय चिकित्सा पद्धति के लिए रिसर्च संस्थान विकसित हो रहे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोवा रिगपा नेट पे सर्च करना आपको मिल जाएगा। एक टेक्नोलॉजी है, लद्दाख की चिकित्सा पद्धति है, उसको डेवलप करने के लिए एक इंस्टीट्यूट की स्थापना किया जा रहा है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं। 786 एमएसएमई को मंजूरी दिया गया है। लद्दाख में विंटर टूरिज्म और विंटर खेल, स्केटरिंग वगैरह आपने देखा होगा फिल्म वगैरह में, जो बर्फ पे स्केटरिंग होता है उसको विंटर खेल कहा जाता है, उसके बढ़ावा दिया जा रहा है। कनेक्टिविटी की समस्या दूर कर रही है। लगभग हाल फिलहाल में हमने देखा कि 44 नए पुल का उद्घाटन किया गया था रक्षा मंत्री के द्वारा। अब देखो यहाँ पे जो इस एडिटोरियल में दिया हुआ, इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ जिसको मैंने इसी में कनेक्ट किया। पहला पॉइंट दिया है कि जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 लागू हुआ है और इसको लागू होने से कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और डोंगरी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये सारे भाषा को
कश्मीर की राजभाषा का दर्जा दिया गया। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा, इन चारों में से कौन सी भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के तहत आता है। निश्चित तौर पे आप लोग सर्च करके मुझे बताना इनमें से कौन सी भाषा, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और डोगरी में कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत, जो 22 भाषा है टोटल, उसके तहत आता है। तो इसको अब राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर अधिवास संशोधन अधिनियम 2020, तो इसके तहत क्या किया गया है कि जो जम्मू कश्मीर में जो भी नौकरी होगी उस नौकरी को आरक्षित कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। मान लो वहाँ पे कोई वैकेंसी अगर निकलती है तो उस वैकेंसी में सिर्फ जम्मू कश्मीर के व्यक्ति ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये संशोधन करके सरकार ने कर दिया। और साथ ही साथ जो अभी नए उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, वो गांव की ओर चलो, माय सिटी माय प्राइड जैसे कार्यक्रम लागू कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे पिछले 1 वर्ष में काफ़ी बदलाव हुआ है। अब देखो नोट कैसे बनाना चाहिए इसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान लो ये सारा का सारा पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जम्मू कश्मीर में पिछले 1 वर्ष में क्या हो रहा, और यहीं पे मान लो मैंने 12वां पॉइंट और 13वां पॉइंट जो ऐड करना था, 11वां पॉइंट जो ऐड करना था, इसी में हमने ऐड कर लिया। तो इसी तरह से आपको नोट बनाना। जैसे मान लो आप चीन पे नोट बना रहे हो, तो चाइना पे अगर आप नोट बना रहे हो तो पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट आप लिख लो। और आज के एडिटोरियल में मान लो 4-5 पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा, तो पॉजिटिव पॉइंट का जो कॉलम आपने ऐड किया है या पॉजिटिव पॉइंट जहाँ पे आपने लिखना शुरू किया है वहाँ पे ये 5 पॉइंट भी मेंशन कर लेना। तो इसी तरह से पेपर से आपका नोट बने जाएगा। कुछ नया चीज़ें आएगा तो उस नया चीज़ को नोट कर लो। देखो एक बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोल ब्लॉक के आवंटन में नया पेज, क्यों नया पेज है कि 37 कोल ब्लॉक की नीलामी हो रही है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। आप कोल कीजिए, आप कोयला निकालिए, अच्छी बात है, लेकिन पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। तो खुद से पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इसको भी देख सकते हो कि हमारे देश के जो सेना प्रमुख हैं नरवाने जी, इनको नेपाल के सेना के अध्यक्ष, मानक अध्यक्ष का दर्जा मिला है। और इसके बाद वो नेपाल के प्रधानमंत्री से मिले, जो केपी ओली हैं, उनसे मिले। तो उनके कहना है कि भारत और नेपाल के बीच में जो भी इशू है वो बातचीत से सॉल्व होना चाहिए। तो मेरा भी मानना है बातचीत से सॉल्व होना चाहिए। देखो ये लोकेशन पक्का याद रखना, नारगोनो कारबाख क्या है? नारगोनो कारबाख वो क्षेत्र है, वो लोकेशन है जिसको लेकर के अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई चल रहा है। तो एक क्षेत्र है, एक पहाड़ का क्षेत्र है जो प्रचुर मात्रा में खनिज संपन्नों से लदा हुआ है, और इसी को लेकर के अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में विवाद चल रहा है, लगातार लड़ाई चल रहा है। तो लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नारगोनो कारबाख, जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूट का रीजन है, राइट। अब देखो ये एक थोड़ा सा जानकारी मैं आपको शेयर करता हूँ। देखो ETIM क्या है? ये है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो चीन में जो क्षेत्र है, चीन में जो प्रांत है सिंजियांग प्रांत, इसमें अलगाववादी संगठन है ये ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका ने आतंकवादी के सूची में डाल दिया था 2002 में ही। अब क्या किया है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम क्या करती है? अमेरिका में उइगर मुसलमानों पे अत्याचार होता है, 10 लाख उइगर मुसलमानों को जेल में डाला गया है। इसी जगह पे सिंजियांग प्रांत में 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को जेल में डाला गया है। तो ये जो संगठन है, ये इस्लामिक संगठन है, ये उसी को बचाने का काम करती है, राइट। वो कहती है कि चीन को कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह से हमारे लोगों का दमन यहाँ पे किया जाए। तो एक तरह से चीन के अगेंस्ट लड़ने का काम करती हैं। तो लगातार हमने देख रहा है कि उइगर मुसलमान को लेकर के अमेरिका जिस तरह से मुद्दा उठा रहा है, तो इसी के कारण चूंकि उइगर मुसलमान के समर्थन में ये संगठन जो है लड़ने का काम करती है चीनी गवर्नमेंट के द्वारा, चीनी गवर्नमेंट से, इसलिए अमेरिका ने इस संगठन पे जो आतंकवादियों के सूची में डाला था उससे हटा लिया। क्लियर है इशू?
कि ये संगठन जो है आतंकवादियों की सूची में अमेरिका ने डाला था, लेकिन चूंकि यह उइगर मुसलमानों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ चीन सरकार से लड़ने का काम करती थी, इसलिए अमेरिका ने इसे आतंकवादियों की सूची से हटा लिया। देखो, जब पेपर में चर्चा हो इस तरह के समुदाय का तो जानकारी आपको होना चाहिए। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि मातुआ समुदाय कहाँ पे या किस राज्य में निवास करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं और वहाँ पे चुनाव हो रहा है, इसलिए ये समुदाय फिर चर्चा में है। नाम याद रख लेना, लोकेशन याद रख लेना कि वेस्ट बंगाल में मातुआ समुदाय बिलोंग करते हैं। ओके, आज का आखिरी न्यूज़ है सीआईसी को लेकर के, सॉरी सीबीआई को लेकर के। देखो, सीबीआई आम सहमति ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ बस आपको। सीबीआई किसी भी राज्य में कभी भी जांच कर सकती है यदि उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का परमिशन मिला हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए कहा है, तो ऐसी कंडीशन में सीबीआई कभी भी किसी भी राज्य में जाकर के जांच कर सकती है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर जांच सीबीआई कर रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बिना, यानी केंद्र सरकार ने सीबीआई को मान लो जांच करने के लिए कहा, तो ऐसी कंडीशन में सीबीआई किसी भी राज्य में अगर जांच करने के लिए जाएगी तो उस राज्य की परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो बार बार परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं हो, इसलिए सभी राज्यों ने, लगभग सभी राज्यों ने सीबीआई को आम सहमति दे दिया था। तो आम सहमति मिला था सभी राज्यों से, इसका मतलब था कि सीबीआई उस राज्य में जाकर के कभी भी जांच कर सकती थी किसी भी मुकदमे की। अब देखो, कुछ राज्यों ने, यहाँ पे कुछ राज्य का नाम मेंशन है, उसने सीबीआई से आम सहमति वापस ले ली है। इसका मूल मकसद ये हुआ कि सीबीआई अगर अब इस राज्य में जाएगी, अगर इस राज्य में अब सीबीआई जाएगी, जांच करेगी, तो सीबीआई को इस राज्य सरकार से पहले परमिशन लेना होगा। राज्य सरकार को बताना होगा कि हम इस टॉपिक पे जांच कर रहे हैं या इस विषय पे हम जांच कर रहे हैं, इस व्यक्ति से हमको मुलाकात करना है, इस व्यक्ति पे हम जांच कर रहे हैं आपके राज्य में। अगर राज्य सरकार मान लो परमिशन देती है तो सीबीआई जांच करेगी, परमिशन नहीं देगी तो सीबीआई जांच नहीं करेगी। क्लियर है? यानी ये जो राज्य हैं, ये राज्य हैं जिसने आम सहमति वापस ले ली है, इसमें मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, केरल है, झारखंड है। इन राज्यों में अगर आप सीबीआई जाएगी तो सीबीआई इन राज्यों को से परमिशन लेगी। राज्यों को बताना होगा इन राज्यों को कि हम आपके यहाँ इस मुकदमे में इस व्यक्ति की तलाशी में आए हैं या इस व्यक्ति पे जांच कर रहे हैं। अगर राज्य सरकार परमिशन दिया तो जांच करेगी, परमिशन नहीं दिया तो जांच नहीं करेगी। लेकिन इस राज्य के अलावा बिहार में मान लो, बिहार में अगर सीबीआई आएगा तो सीबीआई, बिहार में आम सहमति सरकार ने पहले दे दिया सीबीआई को, तो बिहार में अगर सीबीआई जांच करेगा तो बिहार सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्य राज्यों में परमिशन लेने की सीबीआई को जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो राज्य हैं, इस राज्य में भी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी आदेश के उपरांत सीबीआई जांच कर रही हो तो इस राज्य में भी सीबीआई को परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश अगर होता है तो वैसे कंडीशन में सीबीआई को इन राज्यों से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो इतना ही था। क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। देखो, इसका आंसर है उत्तराखंड। कल हमने डिस्कस किया था कि तुंगनाथ मंदिर जो उत्तराखंड में है, 1000 वर्ष पुरानी मंदिर है और यहाँ पे एएसआई का टीम जो है यहाँ पे जांच कर रही है, निरीक्षण कर रही है और इसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जा सकता है। चलिए, आज हमारे पास इतना ही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।